हैं। स्टार्ट करते हैं इसको तो। नहीं, हमने कल कहाँ तक पढ़ा था भला है? वो जो बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे थे ना, बाइंडिंग एनर्जी, यानी टॉपिक हमारा था न्यूक्लियर फिजिक्स। जो रिमेनिंग है वो हमने देखना है। पहली बात तो ये, उसमें हमने ऐसे एक कर्व बनाई थी। हाँ, उस कर्व का मकसद यही था कि हम ये देखना चाहते थे कि ऐसे ना, ऐसे कर्व इस तरफ क्या था हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन, इधर क्या था, मैस नंबर था। और ये मैंने कहा था भी इसके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं क्या, इंफिनिटी 40 से लेकर ये आपका रीजन जो है ये स्टेबल है। और इसे मोस्ट स्टेबल मैंने बताया था क्या है, यानी ये आपके पास स्टेबल है। यहां पर क्या था, यूरेनियम, ठीक है, ऐसे था ना। तो अब होता क्या बेसिकली कि ये जो लाइट एलिमेंट्स हैं ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, फ्यूजन, फ्यूजन के जरिए। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में फ्यूज होता है तो वो इस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये फिर किसके जरिए आते हैं, फिशन के जरिए। यहाँ फ्यूजन हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है। तो स्टेबिलिटी को वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है सारा, इस रीजन को हम कहते हैं कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव। बेसिकली हमें बाद से आगे बात जोड़नी थी ना, हमें रेडियो एक्टिविटी की तरफ आना था। तो हमने इसलिए बाइंडिंग एनर्जी की कर्व ड्रा की। बाकी आप फिशन फिगर भी देखेंगे आगे। तो यहां से समझ आती है भी मतलब ये क्यों, मतलब इससे अल्फा बीटा गामा रेज क्यों इमिट हो रही है, ठीक है ना। तो जिनका रेडियो एक्टिव कौन से होंगे, जिनका जी जो है वो क्या पढ़ते हैं हम 82 से, और मैथ नंबर हम कह रहे हैं कि किससे 120 से ज्यादा हो, ऐसे ही है। तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये क्या करेंगे फिर, यानी कि रेस मिट करेंगे, ये टूटेंगे। से अल्फा मिट होता है, बीटा मिट होता है, गैमा मिट होता है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है कि अल्फा बीटा गैमा डिके क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज बड़े आपने देखनी है गौर से भी, क्या उनकी है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ना हमने कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस हवाले से एमसीक्यू इससे बन जाते हैं। तो इसमें जो अल्फा डिके है, अल्फा बेसिकली क्या है, हीलियम का, ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है। और यानी He24, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वो जो डिस्प्लेसमेंट लॉ था, क्या था, सॉडेज डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो अबाउट अल्फा डिके क्या था, कि हमारे पास कोई एलिमेंट है से जी ए, और ये क्या करेगा, अल्फा मिशन करेगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 और मास नंबर डिक्रीज बाय 4, प्लस हमारे पास क्या आएगा,
अल्फा प्लस एनर्जी वगैरह इसमें मिट हो। जैसे यूरेनियम किसमें जाता है 238, किसमें चला जाता है। एक एक एग्जांपल तो हमारे दिन में होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे दिन में तो शायद सारी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या 90, ये क्या बनता है 234 और प्लस क्या आएगा अल्फा पार्टिकल आएगा। बाकी आप देखें इसके ऊपर क्या इसका चार्ज होगा +2e होगा, चार्ज क्या होगा, और इसका जो मैस है, मैस इसका अल्फा का ये तकरीबन, मतलब आप ये देखें कि ये तकरीबन 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1840 होता है ना, 1840 टाइम्स प्रोटॉन हो गया, और प्रोटॉन से भी ये 4 गुना इसका मैस क्या होता है, तो 7 मतलब 4 टाइम्स दैट ऑफ, nearly equal to 4 times that mass of the proton, या आप कह सकते हैं कि 7000 times the mass of the electron, और इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की रेंज में होती है। और क्या प्रॉपर्टी इसकी है कि हाई आयोनाइजेशन पावर, इसकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, कि अगर हम से कंपेयर करें इसकी आयोनाइजेशन को बीटा से, और बीटा ही करें आगे गैमा से, तो वो कहता है कि अगर गैमा की आयोनाइजेशन पावर को हम 1 कहें तो बीटा की उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, और बीटा से इसकी 100 टाइम्स ज्यादा है। तो हम उसलिए हम कहते हैं कि ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर क्या ले लेंगे इसका 10⁻⁴ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 10⁻⁴। और अगर आयनाइजेशन ज्यादा है तो पेनिट्रेशन फिर कम है, क्योंकि एनर्जी अपने लूज कर देगा, पढ़ा बना आपने, तो पार्टिकल मोर आयनाइजिंग विल बी लेस पेनिट्रेटिंग, तो लेस इसकी पेनिट्रेशन पावर है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी पेनिट्रेशन पावर आप कुछ सेंटीमीटर तक होती है, सेवरल सेंटीमीटर कह दें या फ्यू सेंटीमीटर कह दें, फ्यू सेंटीमीटर तक ये एयर में मूव कर सकता है, बहुत दूर तक नहीं जाता चंद, लेकिन अगर तो से ये 10 सेंटीमीटर मूव कर सकता होता तो वो कहता है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर डेसीमीटर्स के अंदर है। तो डेसीमीटर तो नहीं कहा उसने, क्या कहा है सेंटीमीटर। एक चीज जिसकी पेनिट्रेशन पावर वो क्या है मिलीमीटर में है, इसका मतलब वो 10 मिलीमीटर से कम ही होगी ना, क्योंकि 10 मिलीमीटर के बाद तो सेंटीमीटर शुरू हो जाता है, तो इसकी सेंटीमीटर्स में है। अच्छा, अब इसमें मतलब ये इस तरह इतना कि ये जल्दी रुक जाता है कि एक ये पेपर होता है हमारे पास, एक पेपर से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, यानी एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्ब। ये ना एफएससी की बुक में ना एक टेबल भी दिया हुआ है प्रॉपर्टीज का इनका, तो वो बड़ा एक उस टेबल को भी पढ़े, और उस टेबल से पहले ना जहाँ पे उन्होंने मैंने बताया था कि ये इंटरेक्शन जो है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बारे में बड़े मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, तो ये सारा रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के एतबार से। ठीक है ना, तो इसको आपने पढ़ना है। इनकी तो ज्यादा थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल तो अगर से हम कहते हैं हाफ लाइफ वगैरह के बन सकते हैं, तो इसके तो ज्यादा क्या होगा, एक दो रिएक्शंस आपने याद रखने हैं,
और इनकी प्रॉपर्टी जब याद रखेंगे आगे फिर ये उसमें यूज होंगे, बस इनकी ये प्रॉपर्टी यूज होंगी कि अल्फा है क्या, इतने अल्फा डिके हुए तो आगे कौन सा वो बनेगा, वो तो आगे उसमें आएगा ना। ये इतना मतलब बन सकता है कि अगर 10 अल्फा डिके हुए, फिर मैं एक आध क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, जैसे एक एलिमेंट है उसमें से 3 अल्फा डिके हुए, चार अपना दो बीटा डिके हुए, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसमें इसका ना सोर्स वहां वो लिखते हैं, टिपिकल सोर्स इसका रेडॉन है। क्या है? रेडॉन इसका टिपिकल सोर्स है। अच्छा, और चीज देखें कि अल्फा जो है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहर अल्फा चार्ज पार्टिकल है तो इसके ऊपर इफेक्ट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, और वो इफेक्ट के एतबार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मेरे एफएससी किताब में भी नहीं है। तो वो क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि ये अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है। अभी देखिए किस तरह कि से मैं कहता हूं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पहले ऑप्शन में क्या लिखा कि हमने क्या अप्लाई किया, वी अप्लाई, कौन सा फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स लगाएगा अल्फा पे, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होगी, क्यू ई, तो ज्यादा फोर्स क्या लगेगी, 2E इंटू ई, क्योंकि चार्ज से क्या है 2E है। अच्छा, अब ये देखें कि फोर्स क्या होती है, मैस इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2E इंटू ई ओवर मैस ऑफ द अल्फा, मैस ऑफ द, अब मैस ऑफ द अल्फा जो है वो मैंने कहा कि वो तकरीबन है जी, अगर हमने इसके ऊपर जो इफेक्ट है, अल्फा का इफेक्ट किससे कंपेयर करना होगा, जरा बीटा से, गामा के ऊपर तो इफेक्ट होता ही नहीं ना, हमने अल्फा के इफेक्ट को, और तो हमने इस तरह यानी इसको इसको बनाना है, ये कहीं बना होगा लेकिन हम बना सकते हैं इसको कि किस तरह बनाएंगे कि अगर हम अल्फा को लिख लें, मैंने कहा कि यहाँ अल्फा मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिहाज से तकरीबन कितना है, ये मैंने फार्मूला कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ क्या लिखें, हम यहाँ लिखेंगे 7000 इंटू द मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या ख्याल है, तो ये एक्सेलरेशन है किसका, अल्फा के ऊपर जो उसकी मोशन में एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसने ये नहीं बताया हमें, हमें उसने सेंट्रल लाइन बता दी कि ये आपका यहां से सोर्स आया, हमने क्या अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखें अगर उन्होंने डायरेक्शन बता दी फिर तो वो सवाल बच्चों वाला ही है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेयर की तरफ जाएगा और बीटा किधर जाएगा, लेकिन अगर उसने नहीं बताया कि पॉजिटिव प्लेयर किधर है, और अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्फा है और कौन सा बीटा, ये मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं कि गैमा तो क्या जाएगा, सीधा चला जाएगा, ये तो गैमा हो गया। अब वो कहता है कि जी एक पार्टिकल इधर ऐसे चला गया और दूसरा ऐसे चला गया, अब देखिए एक ज्यादा बेंड हो रहा है दूसरा कम बेंड हो रहा है,
तो ये मैं कह रहा था कि अगर हम कंपैरिजन करें, अब एक चीज जब इसमें दाखिल होगी, से मैं कहता हूं कि ये जो बेंडिंग है ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है या वाई है, जो भी इसको नाम दें। तो जो डिस्टेंस कवर होता है किसी फोर्स की वजह से, कोई पार्टिकल जो जितना वो डिफ्लेक्ट होगा, अगर हम कहते हैं कि जब ये यहां से निकला, अब उस फील्ड की डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो फिर हमारे पास एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा 1/2 AT स्क्वायर। क्या ख्याल है, वैसे तो था ना एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वी आई क्यों जीरो लिया मैंने, कि उसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है, जो उसको यहां से एनर्जी मिली उसकी वजह से तो वो इधर जा रहा है, तो इस तरफ तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, एक्स डायरेक्शन में। वो वेलोसिटी किधर थी, वर्टिकल में, तो वी आई यहाँ पे एक्स आना था, वो वी आई एक्स क्या है, जीरो है। अब इसमें अगर वो ए पुट करें तो एक्सेलरेशन यानी एक्स ऑफ द अल्फा, ये मुझे नहीं पता कि ये एक्स किसका है, अल्फा का है या ये अल्फा है या ये अल्फा है, लेकिन मैं यहाँ एक्स किसका निकाल रहा हूं, यहाँ मैंने एक्सेलरेशन किसका निकाला है, ये अल्फा का निकाला है अभी। अल्फा का एक्सेलरेशन जो है वो अगर मैं यहाँ पुट करूं तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 तो 2 से क्या आ जाएगा, कैंसिल, और ये क्या आएगा, ई इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड टी स्क्वायर ओवर 7000 ME। क्या ख्याल है, ये फार्मूला समझ आया, ये मैं एक्सेलेरेशन पुट कर दिया, एक्सेलेरेशन की जगह पे वो 2 2 से कैंसिल हो गया। अब यहां में ये पता चल रहा है कि जो एक्सेलेरेशन है अल्फा का ये आया, और अगर मैं पुट करूंगा किसका, एक्स निकालू किसका, बीटा का, अगर हम एक्स फाइंड आउट करें किसका, बीटा का, तो बीटा के लिए यही चीज जो होगी, अगर हम देखें तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो ई इंटू ई लगेगी, और फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, अपना लिखूंगा एम इंटू इलेक्ट्रॉन मास, और यहाँ क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम है ना दोनों पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी एक्सेलरेशन E इंटू ई ओवर mass ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ख्याल है, अगर ये एक्सप्रेशन मैं यहां पुट करूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो ए की जगह क्या आ गया, ई कैपिटल ई ओवर ME इंटू टी स्क्वायर। हाँ जी, अब कंपैरिजन करें, क्या पता चलेगा, है नहीं, उस इसमें नीचे 2 है, उसमें नीचे 7000 है। क्या ख्याल है, यानी अगर मैं डिवाइड करूं एक्स बीटा को ओवर एक्स अल्फा, अगर मैं डिवाइड करूं तो वो 7000 का वो उलट हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 3500 टाइम्स द 3500 आ जाएगा, यानी एक्स बीटा इज इक्वल टू 3500 टाइम्स द एक्स अल्फा। तो फिर कौन ज्यादा हुआ, बीटा। इसका मतलब फिर पता चल गया ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने अप्लाई किया है तो ये फिर बीटा है और ये फिर अल्फा है, यानी उसने कह दिया, इसे मैं कह दूं कि यहाँ कोई नाम दे देता हूं, क्या नाम देता हूं, मतलब वो नाम है पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2। तो पार्टिकल
जो 1 है वो बेसिकली क्या निकला, बीटा, और पार्टिकल 2 जो है 12। तो इस तरह क्वेश्चन बनता, मतलब ये अब आपने काम पहले से पता हो आपको भी इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में कौन ज्यादा बेंड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे वो भी करूँ हैं, और भाई फिर दूसरे करवाने पड़ेंगे कंपैरिजन जो करना है। अच्छा दूसरा खुद कर लेंगे आप ये कह रहे हैं, मतलब उसमें आपने फोर्स चेंज कर लेनी है। यहाँ हमने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम क्या अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, अक्सर मैं सोच के कुछ आता हूँ बाहर किधर निकल जाती है। अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर फोर्स क्या लगती है, क्यू वी बी, क्या लगती है, क्यू वी बी। और दूसरी उससे क्या होगा कि एम बी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं होता, वैसे तो मैंने प्रॉपर्टीज बतानी है बीटा की। अगर अल्फा की वेलोसिटी 10 टू दी पावर 7 की रेंज में है ना, तो बीटा की वेलोसिटी 10 टू दी पावर 8 की रेंज में, यानी जो वेलोसिटी वैसे है आप कह सकते हैं एयर में या वैक्यूम में है। तो इसलिए वेलोसिटी का फैक्टर अगर हम इग्नोर करें, 10 टाइम्स का फर्क तो है वैसे, तो अगर हम ये वी से क्या करें कैंसिल, तो यहाँ क्या आता है एम वी ओवर, देखो ना यहाँ तो वो क्यों बेंड होगा, वो जो मैंने बताया था कि अब देखिए ना यहाँ तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ सर्कल में नहीं जाएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है दैट इज ओनली डिफ्लेक्टिंग, वो क्या करेगी उसको सर्कुलर पाथ में वो सेंटीमीटर फोर्स का काम करेगी। इसलिए आपको रेडियस देखना पड़ेगा कि जो पाथ बनेगा उसका रेडियस क्या है जितना। अब यहाँ भी दो चीजें हैं, कोई दो बातों वाली बात आ गई कि एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है कर्वेचर। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका कर्वेचर कम होगा। तो आप देखेंगे भी कर्वेचर किसका ज्यादा है, जिसका कर्वेचर ज्यादा है वो ज्यादा दूर जाएगा कि नहीं, जिसका रेडियस कम है वो ज्यादा दूर जाएगा, वो ज्यादा बेंड होगा ना। यानी ये वाला जो पार्टिकल है 1, इसका ये क्या कर रहा है, हैविंग ग्रेटर, अगर मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ना, तो ये जो पार्टिकल 1 है इसका ग्रेटर या ग्रेटर क्या होता है, बी आर ई, हैविंग ग्रेटर क्या बोला, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसका आर अब कम निकला वो 1 है और जिसका आर ज्यादा निकला वो, हाँ जी मतलब बीटा ये वाली साइड को भी है, यही को वही तो हमने सारा दोनों बनाया यहाँ पे। सर ये तो बीटा बड़ा है ना इससे अल्फा से, बीटा का जो डिस्टेंस उसने कवर किया ज्यादा डिस्टेंस किसका बनाया मैंने, कौन ज्यादा दूर जा रहा है, क्वेश्चन तो बेसिकली यही था। जो ज्यादा दूर जा रहा है जो ज्यादा बेंड हो रहा होगा वो कौन सा होगा, बीटा होगा। लेकिन वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अब इसमें देखना कि जो ज्यादा दूर जाने वाला कौन सा अल्फा है या बीटा है। ये वैसे बुक में अगर आप देखें ना तो बुक में डायग्राम में भी डिफरेंशिएट किया हुआ होगा, एक थोड़ा सा ज्यादा बेंड किया हुआ होगा, एक कम बेंड किया हुआ होगा। लेकिन ये क्वेश्चन उस वक्त होगा कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता नहीं रहा किस डायरेक्शन में, अगर तुम बता दे तो फिर इतनी सारी बहस करने की जरूरत नहीं है। फिर तो अल्फा किधर जाएगा, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीटा जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब ये देखें मैग्नेटिक फील्ड भी उसने बताया नहीं है कि इनटू द पेज है या
आउट ऑफ द पेज। अगर वो बता दे डायरेक्शन उसकी, तो फिर तो हम वो राइट हैंड रूल से देख लेंगे कि राइट पे कौन रिफ्लेक्ट होगा और लेफ्ट पे कौन रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर उसने डायरेक्शन नहीं बताई, हम जस्ट उसका कर्वेचर देके। हाँ जी सर क्या बीटा पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है? नहीं, बीटा में पॉजिटिव भी हो सकता है। सर अगर पॉजिटिव हो सकता है फिर तो अगेंस्ट द फील्ड भी जा सकता है, सॉरी अगेंस्ट द फील्ड भी जा सकता है। नहीं, वो तो देखो ना कि वो बीटा मतलब अमूमन क्या कहा जाता है कि बीटा नेगेटिव है। अगर उसने दो अपोजिट बनाए हुए हैं, फिर जाहिर बात है कि अल्फा जो है वो किधर गया जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बीटा क्या जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर उसने बनाए सेम डायरेक्शन में दिए हैं, तो फिर जहरा वहां बीटा नेगेटिव नहीं है। कौन सा है, बीटा पॉजिटिव है। उसमें भी ये होगा कि एक कम बेंट हो रहा होगा, एक ज्यादा बेंट हो रहा होगा। तो वो बेंडिंग डिस्टेंस से हम कैसे पता चलेगा, मैं ये कह रहा हूं। अगर फील्ड नहीं दिया हुआ, से आप देखें ना, अगर फील्ड भी दिया हुआ है, जैसे वो कह रही है बात उनकी ठीक है, फील्ड भी दिया हुआ है, लेकिन एक अल्फा है और दूसरा बीटा पॉजिटिव है, एक अल्फा है और दूसरा, तो हमें कैसे पता चलेगा भी इनमें से कौन सा अल्फा है और कौन सा बीटा है? क्योंकि दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में चला जाना है, मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो ये चीज हमें पहले से हमारे पास हो के इलेक्ट्रिक फील्ड में बीटा जो है वो ज्यादा डिस्टेंस मतलब मुड़ता है, उसका मुड़ने का डिस्टेंस जो है, बेंडिंग डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है किसका, बीटा का। अब हम देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, बस उसको याद रख लें। ये सारी कहानी जो है बस टाइम पास है। क्या ख्याल है? मैंने इसलिए ये कहानी बनाई है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, मैं भी निकाल रहा हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं एक लाइन में लिख देता, तब ये इसमें बेंड ज्यादा होता है और ये इसमें। अब आप आगे जब पढ़ाएंगे तो आप ऐसे ही कहना, जैसे मैंने पहले पॉइंट नहीं बनाया कि इसका इतना है, ये है वो है, तो आप 2 पॉइंट ये इसमें ऐड कर दें। क्या ख्याल है? नोट्स बन जाएंगे ना। अब ये देखिए कि हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू डी। अब अगर हम कहते हैं आर ऑफ द अल्फा, अगर आर अल्फा की बात करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, एम ऑफ अल्फा इंटू वी ऑफ अल्फा, क्यू ऑफ अल्फा। डी तो हमने दोनों पे क्या अप्लाई किया हुआ है, वो सेम है। अब मैस ऑफ अल्फा जो है, फिर वही बात आ जाती है कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7000 टाइम्स द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो स्पीड है, नहीं हमने कंपेयर तो किससे करना है, आप प्रोटॉन से भी कंपेयर तो कर सकते हैं कि वो कह दे एक हाइड्रोजन आइन जा रहा है एक, वो तो फिर अब फिर तो हम इसी काम में लगे करेंगे सारा। अभी हम जस्ट किसको कंपेयर कर रहे हैं, अल्फा को और बीटा को। बीटा इलेक्ट्रॉन है, आप अल्फा को और हाइड्रोजन आइन को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन आइन को और बीटा को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वो तो अब आपकी हिम्मत है ना, लेकिन एक वे में बता रहा हूं भी कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ चूंकि हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा गैमा तो बेचारा शरीफ आदमी है, वो तो सीधा जा रहा है, वो तो पता लग जाएगा ये गैमा है। मसला किसमें बन रहा है, अल्फा और बीटा में। तो इसलिए हम मैस ऑफ अल्फा को किससे कंपेयर करेंगे, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। तो मैंने कहा अंदाजन मैं अंदाजन लिख रहा हूँ भी, वो 1840 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन, तो उसको 4 से जरूर दें, 18,472, तो मैंने 7,000 लिख दिया अंदाजन। ठीक है, तो 7000 द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैंने वेलोसिटी जो बुक में दी हुई है ना, कि वेलोसिटी जो अल्फा की है वो 10⁻⁷ में है, और जो इलेक्ट्रॉन की है वो 10⁻⁸ में है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 1/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बीटा। क्या ख्याल है, 1/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बीटा। चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ अल्फा जो है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ बीटा है, यानी कि 2e है। ठीक है, अब ये 10 2s are 20, और ये सारी कहानी बन के हमारे पास क्या आया, आर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 350 आ गया, यानी 350 टाइम्स द mass of the electron
स्पीड ऑफ द बीटा, मास ऑफ द बीटा, चलो स्पीड ऑफ द बीटा ओवर ई इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये सारी कहानी किसकी है? ये फिर हमारे पास आ गया कि आर ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 350 टाइम्स द, क्या आएगा, आर ऑफ बीटा। ठीक है, यानी ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहां आ रहा हूं दोबारा, यहां पे ले लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हमारे पास आर एल्फा इज इक्वल टू 350 टाइम आर बीटा। तो क्या हुआ, आर एल्फा इज ग्रेटर देन आर बीटा। सर ये इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है 350 के साथ, ये काम ये, जी अब बीटा लिख लें या इलेक्ट्रॉन लिख लें एक बार, और समझ आइए बात, यहाँ किसका किसका रेडियस ज्यादा है? अल्फा का रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब वो कम बैंड होगा। रिजल्ट तो फिर वही आया कि अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है, अकेला मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो कम बैंड होगा वो क्या होगा? यहाँ देखे ना, यहाँ हमने कहा कि बीटा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ चलो बीटा को कहते हैं, यहाँ बीटा ज्यादा बैंड हुआ, यहाँ पे बीटा का रेडियस कम है, तो कर्वेचर ऑफ, यानी कर्वेचर ऑफ बीटा, कर्वेचर ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा का कर्वेचर ज्यादा होगा किससे? जिसका कर्वेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा कम होगा ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और वो कम यहाँ लग रहा है। तो फिर अब क्या पता चला कि इसमें कि ये जो जितना ज्यादा फासला जो तय कर रहा है, इसका क्या है, इसमें कर्वेचर ज्यादा है, ये ज्यादा कर्व हो गया, ये क्या हो गया, ये लेस कर्व हुआ और ये ज्यादा है ना, ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर किसका है? बीटा का। तो फिर वो पार्टिकल वन यहां भी क्या था, बीटा था, और यहां भी पार्टिकल वन क्या हुआ, P1 जो है वो आपका बीटा है, और P2 जो है वो आपका अल्फा। लो मसला लो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो वो फिर डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर या एंटर होने की स्पीड के ऊपर। तो वो फिर लंबी कहानी है, तो बाद में दोनों स्ट्रेट भी जा सकते हैं विदाउट बेंडिंग। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी तो जरा वो स्ट्रेट मूव करेंगे। अच्छा, बात चल रही थी इनकी प्रॉपर्टीज की, तो अब हम बीटा डिके की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो सर्कल मैंने फिर रेज कर दिया। चलो, बीटा डिके क्या है? बीटा क्या है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं या क्या है, पॉजिट्रॉन्स हैं। या तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, या क्या है, पॉजिट्रॉन्स हैं। वैसे बीटा 3 किस्म का होता है, बीटा 2 किस्म का नहीं होता। बीटा डिके 3 किस्म का होता है, एक बुक में मैंने पढ़ा है कि एक होता है बीटा पॉजिटिव डिके होना, एक होता है बीटा नेगेटिव डिके होना, एक जो होता है कि बाद दफा जो न्यूक्लियस है ना वो के शेल में से, पहला वाला शेल के है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। तो के शेल में से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होना भी बीटा डिके कहलाता है। के शेल में से इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो जाना, ये भी क्या कहलाता है, ये बीटा डिके कहलाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन या ये क्या है, पॉजिट्रॉन्स हैं, और ज़ाहिर का चार्ज जो है वो क्या होगा, क्यू ऑफ बीटा या तो प्लस ई होगा या फिर क्या होगा, माइनस ई होगा, और मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होगा। मैस जो है बीटा का
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और इसका अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ें, अब डिस्प्लेसमेंट से पहले ये देखें कि हम ये पढ़ते हैं, हमने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाकर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। अगर हम उसको न्यूक्लियस के अंदर लेते हैं, न्यूक्लियस का साइज उसका रखते हैं, उसका जो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है वो 10⁻⁻15 या -14 पुट करते हैं। न्यूक्लियस का साइज यही है ना जो कल मैंने बताया था। तो उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, वो न्यूक्लियस से बाहर है, एटम के अंदर है। ठीक है ना। तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास फिर ये बीटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल रहे हैं न्यूक्लियस से। तो उसमें फिर ये थ्योरी है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन एक बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूट्रॉन को साइंटिस्ट जो है आइडियल बुलेट कहते हैं। न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, आइडियल बुलेट, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होना है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होना है। तो ये ना किसी मटेरियल को ब्रेक करने के लिए, यानी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव बनाने के लिए ये बड़ा इफेक्टिव है। यानी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में घुस जाएगा, क्यों, न्यूक्लियस से उसको रिपेल तो नहीं कर रहा, या एटम को भी क्रॉस कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर रहे। तो इसलिए साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं, ये तीन किस्म कहते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, स्लो न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन जो है, अब उनके फिर रिएक्शन भी है, बात लंबी हो जाएगी। और सीधी सी बात है कि फास्ट है तो उनकी स्पीड क्या होंगी, ज्यादा होंगी, स्लो है कम है। थर्मल इसलिए हम कहते हैं कि वो थर्मली जब हम क्या करते हैं ना, इसको अब्जॉर्ब करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एब्जॉर्ब कब करवाते हैं, जैसे हम ये मॉडरेटर हैं, जैसे आपका ये D2O है, भारी पानी जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली जो इसके जो स्लो करने के लिए जो चीज यूज होती है उसमें अपना हाइड्रोजन एक्सेस में होनी चाहिए। तो जब वो इसमें एंटर होता है मटेरियल के अंदर न्यूट्रॉन, तो वहां जो एटम्स हैं वो उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये आपस में काइनेटिक एनर्जी का लेन देन होता है और फिर थर्मली क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये न्यूट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, थर्मल न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। तो यहां पर भी यही कहानी है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो फॉर एवर रहता है। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, मतलब उसका आप कह सकते हैं कि जो उसकी हाफ लाइफ है वो लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम कैसे कहते हैं, फॉर एवर कहते हैं, लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, है यानी फॉर एवर। ये रहता है, लिखे जाते हैं, कटे लिखा जाता है, कटे लिखते हैं। चलो ये मेरी तस्वीर करते रहा, फॉर एवर ये क्या रहता है, फॉर एवर रहता है इन द न्यूक्लियस। लेकिन अगर ये फ्री है तो इसकी जो हाफ लाइफ है ना वो कितनी है, 13 मिनट है। कितनी है, 13 मिनट के बाद ये डिके हो जाता है। न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ कितनी है, 13 मिनट है। तो बेसिकली यहां क्या हो रहा है, बेसिकली दो किस्म के डिके हैं। अगर हम नेगेटिव बीटा डिके की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में, और प्लस इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है, अल्फा जो होता है ना, अल्फा, अल्फा की एनर्जी कांस्टेंट, अल्फा की एनर्जी, बीटा की एनर्जी वेरिएबल। बीटा का स्पेक्ट्रम कौन सा बनेगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनेगा। कौन सा बनेगा, अब जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनना और उसकी एनर्जी का वेरिएबल होना, तो ये किताब में मैंने पढ़ा कि 20 साल तक लोग इस बारे में परेशान थे कि बीटा की एनर्जी, बीटा जो निकल रहा है इसकी एनर्जी वो क्यों नहीं आ रही जो आनी चाहिए, कभी उससे कम आ रही है, कभी उसके बराबर आ रही है, कभी बराबर तो कभी। तो 20 साल बाद फिर ये साहिब नमूदार हुए या डिस्कवर हुए
कि एक इसके साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, और उसका एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो है जो इसके साथ एनर्जी क्या करता है, शेयर करता है। कभी सारी एनर्जी न्यूट्रॉन ले जाता है तो कभी सारी एनर्जी बीटा ले जाता है, और कभी आधी आधी कर लेते हैं, मर्जी के मालिक है। क्या ख्याल है? तो फिर ये न्यूट्रिनो भी साथ आ गया। अब ये न्यूट्रॉन देखिए चार्ज कंजर्वेशन भी है, जहरी बात है, और यहां पे मास कंजर्वेशन भी है कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, प्रोटॉन से। अब इसमें ये फिर वो ये वाली बात आ जाती है ना कि जब ये सरफेस के ऊपर आता है, न्यूक्लियस की सरफेस पे, तो न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहां से क्या एमिट होता है, बीटा। अब न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो 5 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन, 5 और 7 भी 12, और 6 और 6 भी 12। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा इसका डिस्प्लेसमेंट ला, कि बीटा नेगेटिव में डिके में क्या होगा कि आपके पास जो एक्स एलिमेंट है Za, वो किसमें चला जाएगा। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो आपका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, प्रोटॉन में इजाफा हो गया ना। फिर यहां क्या आएगा Z+1, और यहां क्या आएगा A, ये A रहेगा, और प्लस क्या है बीटा नेगेटिव, और प्लस क्या हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया। ठीक है, तो जब बीटा आपके पास होता है पॉजिटिव डिके होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, और यहां न्यूट्रिनो एमिट होगा। तो मुझे जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ तो मुझे वो डॉक्टर प्रवेश बूद भाई की बात याद आती है। हमने ना न्यूक्लियर उनसे पढ़ी थी, तो अभी तो मुझे याद नहीं है कि क्या न्यूक्लियर पढ़ा था। हमने एमआरआई पढ़ी थी बड़ी उस वक्त ना, एमआरआई बड़ा मतलब हमें वो समझ भी खैर आई थी, अब तो भूल गया ज्यादा, 15 साल हो गए इस चीज को। तो जब उन्होंने ये पढ़ाया ना, उन्होंने कहा यहाँ तो ये बात समझ आती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से क्या है, बड़ा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें थ्योरीज तो हैं, वो तो ज़रा हम स्टडी करेंगे सारी चीज, लेकिन वहां मुझे उसका वो स्टाइल उनका याद है। तो वो क्या ऐसे मतलब ऐसे फिर घूमने लग गए भी ये कैसे होता है। बस फिर उन्होंने ये कहा कि जो होना है वो होना होता है ना, वो हो जाता है। तो उनका ये स्टाइल मुझे अभी तक याद है, यानी जो होना होता है वो हो जाता है। तो इसके बारे में फिर आगे जैसे अब ये बीटा की जो इलेक्ट्रॉन के मिशन की भी थ्योरी है ना, कि न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, और यहाँ प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। तो ये फिर मैं भी यहाँ पे यही कहूंगा कि जो होना होता है वो हो जाता है। अब आप कहें जी सर जी ये तो छोटा है, ये बड़ी चीज है, फिर छोटी चीज से बड़ी चीज कैसे बन गई। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमने पहले हम कहते थे कि मैटर वो चीज है जो वजन रखती है और ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम वेट। और देखिए जैसे हम वो पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर, उसमें क्या होता है कि एक फोटॉन किसमें चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। हालांकि फोटॉन का रेस्ट मास क्या है, 0 है, तो मूविंग मास तो खैर है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, तो उससे एक मास वाली चीज बन जाती है। तो वहां पे अगर हम वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर लगाए तो वो तो जैसे हमने वहां पढ़ा था कानून बकाए मादा, उसको क्या कहते हैं, उर्दू में पढ़ा था हमने। हम तो ये सुनते होते थे चौथी पांचवी में कि हमने छठी में जाके ABC पढ़नी है, हम उस दौर के हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने तो खैर पहली क्लास से या नर्सरी से ही ABC शुरू कर दी होगी। अच्छा, तो वो जो है अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि वो डेफिनेशन हमने चेंज कर दी। हमने कहा मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मैकेनिकल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसी तरह लाइट एनर्जी मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसी तरह हो सकता है इसके पास इतनी एनर्जी हो कि इसकी वो एनर्जी बाकी कुछ मैस उससे एक्स्ट्रा बन गया, और बाकी जो एनर्जी थी उस मैस में क्या हो गई, वो कन्वर्ट हो गई। तो अब हमने मैस की डेफिनेशन क्या की हुई है कि मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
तो इससे फिर हमारे पास क्या आएगा, एक्स जी ए, यहां पे क्या आएगा वाई जी -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक क्या हो गया कम और ए हमारा वही रहा, और प्लस हमारे पास क्या आया पॉजिट्रॉन और प्लस ये न्यूट्रिनो। अब इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज में वो सारी चीजें आपने पॉइंट्स में डिस्कस कर लेनी है जो मैंने वहां लिखी है। मैं एक दो जल्दी में बता देता हूँ। क्या है कि जाहिर है इसकी जो पेनिट्रेशन अपना आयनाइजेशन है वो 100 टाइम्स लेस है, किससे, यानी लेस आयनाइजिंग है देन द, बाकी बस चार्ज वगैरह बता दिए, मैथ्स वगैरह आप लोगों को पता है सारी चीजें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी होगा, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये क्या करेगा, और वो जो एक होती है सिंटिलेशन होती है वो भी होगी फोटो फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद अब क्या होगा कि इसमें जो इसकी आयनाइजेशन है क्या है, आयनाइजेशन पावर इज लेस देन अल्फा, क्योंकि गैमा से तो क्या होगी, गैमा से तो ज्यादा होगी। और इसको हमने वहां लिखा था कि पेनिट्रेशन को लिखा था, नहीं इसी को लिखा था, इसको हमने लिखा था वहां 10⁻⁴, यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻², यानी उससे 100 टाइम्स इसकी क्या है आयरन से कम है, और पेनिट्रेशन मोर है, पेनिट्रेशन मोर देन अल्फा। वो फ्यू सेंटीमीटर तक जाता था, ये कुछ मीटर तक जाएगा, यानी फ्यू मीटर्स, 5-7 मीटर तक चला जाएगा, 10 मीटर तक चला जाएगा। और उसको हम एक पेपर से रोक सकते थे। इसको रोकने के लिए वो लिखा हुआ किताब में कि एल्यूमिनियम शीट हो, मतलब 1 से 5 मिलीमीटर की शीट हो, 2-4 मिलीमीटर, यानी कैन बी absorbed by (1 to 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें अपने पास कि हमने कहा कि अल्फा की बहुत ज्यादा आयनाइजेशन है, नहीं कहा ना। अब देखिए कि गैमा की आयनाइजेशन क्या है, हालांकि गैमा क्या है, फोटॉन है, गैमा क्या है, और एक्सरे भी क्या है, एक्सरे भी फोटॉन है, एक्सरे भी फोटॉन है, गैमा भी क्या है, फोटॉन है। हाँ गैमा की एनर्जी उससे क्या है ज्यादा है, लेकिन एक्सरे की आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है गैमा की निस्बत, और अल्फा से भी क्या है ज्यादा। उसकी वजह क्या है, हालांकि वो भी फोटॉन है और वो भी फोटॉन है। उसकी वजह यह है कि एमिशन, गैमा कहां से आ रहा है, गैमा कहां से निकला, न्यूक्लियस से, रिकॉइलिंग न्यूक्लियस से निकला। अल्फा मिशन हुआ, बीटा मिशन हुआ, जाहिर है न्यूक्लियस के अंदर क्या आई, डिस्टर्बेंस क्या आई, वो उसके अंदर थोड़ा गुस्सा आ गया, एमिशंस आई, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और वो यानी गैमा मिशन के लिए पहले क्या होगा, अल्फा मिशन या बीटा मिशन होगा। तो अब गैमा मिट हुआ तो वो किस में आ गया, दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया। अब जब वो निकल रहा है गैमा फोटॉन कहां से, न्यूक्लियस से, एक्सरे फोटॉन कहां से आ रहा है, इनर शेल ट्रांजिशन से। आयनाइजेशन क्या होनी है, वो शेल्स की एनर्जी के बराबर डिफरेंस होगा, तो वो क्या करेगा, तो फिर वो जो एक्सरे फोटॉन है उसकी एनर्जी मैच कर जाती है आयनाइजेशन एनर्जी से बनिस्बत किसके, ये बात समझ आइए, गैमा रे फोटॉन से। गैमा रे फोटॉन कहां से आ रहा है, न्यूक्लियस से। एक्सरे फोटॉन कहां से आ रहा है, शेल्स से। तो शेल्स में से उसको करना, एक्साइट करना उसके लिए, या क्योंकि वो डिफरेंस वही है ना, या आयनाइज करना एक्सरे फोटॉन के लिए आसान है बनिस्बत किसके, गैमा रे। हालांकि एनर्जी उसकी ज्यादा है,
एनर्जी ज्यादा है, पेनिट्रेशन उसकी ज्यादा है, एक्सरे की ज्यादा मोर आयनाइजिंग होगा तो ज्यादा एक्सरेज लेस पेनिट्रेटिंग होगी उसकी निस्बत। लेकिन एनर्जी ज्यादा होने के बावजूद है वो भी फोटॉन, और वही फोटॉन गैमा की आयनाइजेशन क्या है, कम है, और एक्सरे की ज्यादा है। टाइम हो गया। अच्छा चलो, ये नमाज के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो ये कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ छोड़ा था, यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा ये बस प्रॉपर्टीज में होगी, बस ये खत्म हो गई। बाकी आप देख लेना इसमें और क्या हो सकता है। सोर्स इसका क्या है, उसका क्या बता रहा है, रेडॉन। इसका बस स्ट्रोंशियम लिखा हुआ है। टिपिकल सोर्स इसका क्या है, स्ट्रोंशियम 94 अगर, ठीक है। गैमा रे, गैमा डिके में क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस है, रिकॉइलिंग न्यूक्लियस है कि अल्फा मिशन के बाद गैमा डिके में क्या होगा कि आपके पास जो है वो जो न्यूक्लियस है, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, जस्ट वो एक्साइटेड स्टेट में किसमें आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर, वो एक्स ही रहेगा, और वो एक्साइटेड स्टेट से किसमें आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में, और साथ का एमिट होगा क्या। गैमा क्या है, फोटॉन्स है, हाई एनर्जेटिक फोटॉन है। हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स हैं, लेस आयोनाइजिंग देन बीटा है, और इनकी जो है ना फिर आयोनाइजिंग 10 पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, और मोर पेनिट्रेटिंग। जाहिर है ये अप टू, मतलब वो अगर मीटर तक जा सकता है तो फिर ये किलोमीटर तक भी जा सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। और इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए रखते थे ना उसमें, वो लेड में, तो जैसे कोबाल्ट 60 है, ये वाला शॉर्टर वेवलेंथ है, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन इसमें जो क्या रहते थे, कैसे बन सकता है कि वो हमें कहता है कि एक तो कोई एलिमेंट हमें दे देता है, जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, उसका वो कहता है कि एटॉमिक नंबर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि से 90 है, या चलो 120 है। अब मैथ्स नंबर में सही लिखना पड़ेगा है? या सिंपल हम कहते हैं कि ये Z है और ये A है, और यहाँ वो कहता है कि एमिशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ऐसे उसने लिख दिया, और यहाँ पे Y आ गया, ठीक है ना। अब उसने यहाँ पूछ लिया कि ये कौन सा एलिमेंट बनेगा, लेकिन उसमें ये मेंशन करेगा कि बीटा कौन सा है, नेगेटिव है। बीटा अगर मेंशन नहीं किया हुआ ना, इसका मतलब बीटा नेगेटिव है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर कौन सा है, बीटा नेगेटिव। अब कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, क्यों नहीं, ये जी प्राइम ए प्राइम, 1 2 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। अब बीटा एमिशन से आगे मैथ्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब अगर आपने क्या करना है, जितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना किससे, 4 से। कितने कितने इमिट हुए हैं, 3 इमिट हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि ये a माइनस 3 इंटू 4, यानी जो हमारे पास मैथ्स नंबर आएगा वो ये आएगा, a माइनस 12 हो जाएगा। जितना भी यहाँ होगा आपने उसमें से 12 माइनस करके यहाँ लिख देना है। अच्छा, अब जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, अल्फा कितने में इमिट हुए हैं, 3, तो ये होगा z माइनस 3 2 6, 3 अल्फा इमिट हुए हैं, तो एटॉमिक नंबर में कितना फर्क पड़ेगा, 3 2 6, और साथ में बीटा कितने इमिट हुए हैं, 3, तो प्लस 3 इंटू 1। देखिए ना, अल्फा ने क्या करना होता है, अल्फा ने 2 एटॉमिक नंबर चेंज करना है, He2 4 है ना, हर दफा 2 डिक्रीज करना, तो कितने अल्फाबेट हुए हैं, 3 अल्फाबेट हुए हैं। से मैं कहता हूं चलो यहां भी बीटा है, अल्फा कितने बेट हुए हैं, नहीं अल्फा 3 ही है ना। अब अल्फा क्या करता था, जो मैंने वो लिखा था यहाँ पे, क्या हो जाता था, z माइनस 2, हर एक ने 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर देना, तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होगा, 3 2 6। नहीं समझ आई, एक अल्फा ने अगर से यहाँ पे था 80 से क्या होगा, फिर एक अल्फाबेट हुआ तो 80 से क्या हो जाएगा, 78, फिर क्या हो जाएगा 76, फिर 74 हो जाएगा। लेकिन साथ में 4 क्या वेट हुए हैं, बीटा, बीटा वेट होने से z प्लस 1 हो जाता है, क्या आ जाता है, इसलिए इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये जितने भी हैं इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कितने, अब बीटा यहाँ पे कितने हैं, यानी बीटा मिशन से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने सिर्फ अल्फा की बात की है, यहाँ बीटा की बात, क्योंकि बीटा में मैथ्स नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्या ख्याल है, तो ये चीज अब आपको, एक तो इतना का मतलब ये अब क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 6 प्लस 4, तो क्या हो गया, z माइनस 2, z माइनस 2। अब ये देखिए ना कि अगर से वो ये क्या देता है, कि यहां पे है से यूरेनियम है, क्या है, मतलब 92 है, और यहाँ पे जो भी उसका एसिडोप है, ये कोई गलती हो जाए तो माजरत है, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि ये बन गया हमारे पास कोई थोरियम बन गया 90, और ये बन गया आपके पास कोई 230, नहीं हम इससे रिलेटेड लेते हैं ना, मैं कहता हूँ चलो कोई और चीज बनी, वैसे तो यहाँ आएगा तो इसी तरह ही 234 की रेंज में, लेकिन मैं ना इसमें से क्या करता हूँ कि इसमें से सीधा सीधा 12 माइनस कर देता हूँ, ताकि मैं वो सोचना ना पड़े मुझे। 12 इसमें से माइनस करूँ तो फिर क्या आएगा, है 26 आ, हो सकता है इसका ये ना हो, क्योंकि मैंने तो ये वैसे लिए इतने अल्फा का इतने बीटा का, तो आपने तो अब उसने ये दिया है इस तरह, और इसे पूछे कि यहाँ पर जो एमिशन हुई है वो क्या हुई है, कितने अल्फा हुए हैं, कितने बीटा हुए। अब आपने क्या करना है, अल्फा का तो पता चल जाएगा यहां से, देखो गैमा ने तो कुछ करना ही नहीं है, ना जी को चेंज करना है और ना ही ए को चेंज करना है। अल्फा का पता कहां से चलेगा, इससे नंबर ऑफ अल्फा कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड, कैसे करोगे आप, इसमें से आपने क्या करना, मैथ्स नंबर में से, यानी आपने ए में से ए प्राइम को क्या करना है, माइनस करना है, और उसको किस पे डिवाइड कर देना है, 4 पर डिवाइड कर देना। ये किसका पता चल जाएगा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, एमिट हुए। ये तो आसान है ना,
अब ये से इस एग्जांपल में क्या होगा कि 238, अब ये फार्मूला याद रखना आप, मकसद ये फार्मूला बताना आप, 238 माइनस 226 डिवाइडेड बाई 4। अब ये क्या आएगा यहाँ पर, वही कितने आएगा, 3 आ गया। अब हमने निकालने नंबर ऑफ बीटा, क्या निकालने हैं, बीटा। आपने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, जैसे हमने अल्फा का पता किया हाँ तो हम इस लिहाज से देखेंगे कितना चेंज आया नीचे। हाँ, तो मैं यही फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि मुझे यहाँ पता क्या गया कि अल्फा पहले डिसाइड कर लिया, अल्फा कितने एमिट हुए, ठीक है। नंबर ऑफ बीटा देखो, अब इसने क्या करना है, बीटा ने ये करना है कि 3 अगर अल्फा एमिट हुए हैं, जो भी आपका यहाँ जी है, जी कितना है, अब 92 माइनस 3 इंटू 2, 92 और प्लस आपने लिखना है x, क्या लिखना है, प्लस क्या लिख देना है, x, नहीं समझे, हाँ x क्या है, अच्छा चलो मैं दोबारा यहाँ बता दूं बस, अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ क्या है। हमने अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड। आपने इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या है, एक्स मालूम करना ना हमने, ये क्या नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए, एक्स है, एज्यूम कर लिया ना। अब एक्स निकाले कैसे, फार्मूला ये लिखें कि जी माइनस जी प्राइम, करके देख लेते हैं ना, ये मैं भी बना रहा हूं, मैंने कौन सा पहले बनाया हुआ, जी माइनस जी प्राइम। अब होगा क्या, बी आपने अल्फा पहले डिसाइड कर चुके होंगे, से मैं कहता हूं ये वाई है, वाई आपने पहले निकाल लिया, यहां जनरल एक फार्मूला लिख रहा हूं ना, तो क्या होगा कि 2y प्लस एक्स, करके देख लेते हैं, अगर ना सही है तो फार्मूला चेंज करने की अभी मुझे इजाजत है, हैं? किस तरह, अब देखिए जी कितना था 92, जी प्राइम कितना है 90, ये कितना है 3 प्लस क्या है एक्स है, इसका मतलब हुआ कि ये कितना है यहाँ पे 2 और 2 माइनस 6, इसका मतलब है कि मैं इसको लिखूं माइनस एक्स, क्या ख्याल है, अब फार्मूला बना सही, फार्मूले ऐसे बनते हैं ना, फार्मूले बनाने पड़ेंगे, मतलब आप देखें ना, अब ये फार्मूला बन गया, अब आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पर, इसको लिख देना बाई प्रोफेसर इस्लाम है। अब 92 माइनस 90, अब देखिए एक्स कितना आ जाएगा, तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये याद रखना, अल्फा पहले डिसाइड, अल्फा डिसाइड करना आसान है, क्या आपने इसमें से इसको क्या करना है, माइनस और 4 पर क्या कर देना, ए माइनस ए प्राइम ओवर 4, ये है जी माइनस जी प्राइम, या सिंपल आप लिखें कि इस तरह कर लें कि इसको और भी थोड़ा वो कर लें कि x इज इक्वल टू, एक्स इधर आ गया 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा माइनस जी प्लस डी प्राइम, ठीक है। अब ये एक और फॉर्मूला बन गया, x इज इक्वल टू 2, ये कितने हैं 3 है, g कितना है 92 है, g प्राइम कितना है 90 है, तो ये क्या आ गया 6 माइनस 2 कितने आ गए 4, जवाब सही आ गया, नहीं 4 बीटा थे, देखिए 1 2 3 4, ये पहले हमने 4 निकाले थे यहाँ पे,
नहीं, ये तो हमने यहाँ पार्टिकल्स गिवन थे, हमने फाइनल जो बना है हमारे पास न्यूक्लियाई, उसका हमने एटॉमिक नंबर और क्या फाइंड करना था, मैस नंबर। मतलब हमें पार्टिकल्स गिवन थे भी इतने अल्फा हुए इतने, या ऐसे लिख देगा या वो वैसे कह देगा इतने अल्फा हुए इतने बीटा हुए। अब हमें उसने क्या कहा, अब हमें उसने फाइनल वो दे दिया है और हमने क्या फाइंड आउट करना कि कितने अल्फा हुए और कितने बीटा हुए। तो उसके लिए पहले आपने क्या करना है, डिसाइड किसको करना है, अल्फा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम आ जाते हैं कि जहर अगर एटम्स डिके हो रहे हैं, यूरेनियम थोरियम में चेंज हो रही है, तो उसमें आ जाती फिर उनकी हाफ लाइफ एलिमेंट की। तो हाफ लाइफ में डेफिनेशन तो क्या है कि द टाइम इन विच half of the atoms of an element decay या of a parent element decay into daughter is called half life of that element। हम कहां से बात स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं डिके हो रहा है, डिके हो रहा है तो क्या है, dn/dt। अच्छा, डिके होना, दो तीन बातें याद रखें कि जो थक तो नहीं गया भाई, हैं थक गए। अच्छा, डिके होना जो है वो मतलब कंफर्मेशन नहीं भी एटम डिके होगा या कब होगा आप नहीं कह सकते। हो सकता है वो अभी डिके हो जाए, हो सकता है वो अरबों साल के बाद डिके हो, चाहे उसकी हाफ लाइफ 5 मिनट की हो ना उस एलिमेंट की, फिर भी एलिमेंट की हाफ लाइफ कितनी है, 5 मिनट। फिर भी हम किसी एटम के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये 5 मिनट बाद डिके होगा, 10 मिनट बाद होगा, 20 मिनट बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को डिके होने में, मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो किस एटम ने पहले डिके होना है, उसमें से रेज निकलनी है, ये आप कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ना इसके ऊपर किसी फिजिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो सकता है, ना इसके ऊपर किसी केमिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो सकता है, स्पॉन्टेनियस है। पहली बात क्या है, स्पॉन्टेनियस है, बाई इटसेल्फ है, बाई नेचुरल है। और दूसरा क्या बताया मैंने कि नो केमिकल कैटलिस्ट इसको तेज कर सकता है, कोई तेज नहीं कर सकता। कोई फिजिकली आप कह रहे हैं प्रेशर बढ़ा दिया है तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक बात है कि ये इस लॉ को हम कहते हैं, वो सारा मैं अब नहीं लिख रहा, कि इसको कहते हैं मेरे ख्याल में रदरफोर्ड, और ये जो हमने पहले क्या क्या पढ़ा था वो सॉडेज, इनका मिक्स करके ये लॉ है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, उनमें आखिरी पॉइंट क्या है कि जो रेट ऑफ डिके है that is proportional to the number of atoms present at that time। एक चीज ये बस हमें मिली है, बाकी हमें कोई उसमें मतलब सीक्वेंस नहीं मिल रही कि कौन सा एटम पहले डिके होगा। इतना है कि जो डिके रेट है वो उस वक्त, उस टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर जो डिके रेट होगा कि उस वक्त कितने एटम्स उसके ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये हमें एक रिजल्ट मिलता है। इसी रिजल्ट को बेस बनाकर हम ये लिखते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, अब यहाँ पर जब हम इसकी इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और इंटीग्रेट करें इसको n निकालने के लिए एट द टाइम t। टाइम अगर हम कहते हैं 0 से t हुआ, तो अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल बनाए तो पहले कितने एटम थे, n नॉट, और अब इस वक्त कितने हैं, n है। तो ये नेचुरल लॉग n क्या आएगा, नेचुरल लॉग n ओवर n नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी, या n ओवर n नॉट
इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस लैम्डा टी, और एन किसके बराबर आ गया एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या है, ये रिमेनिंग है, क्या है, डिकेड नहीं है। ये कौन से एटम है, उस टाइम पे जितने इस वक्त मौजूद है, और अगर डिकेड निकालेंगे ये कौन से हैं, रिमेनिंग एटम्स। और डिकेड एटम्स क्या होंगे, डिकेड ये होंगे। वो एन नॉट में से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो एन नॉट इंटू क्या आएगा 1 माइनस ई रेज टू दी पावर लैम्डा टी। ये डिकेड आ गया है, और ये क्या आ गया है रिमेनिंग। किसी भी टाइम के ऊपर भी इतने डिकेड हैं और इतने क्या है रिमेनिंग है। अब आगे चलते हैं, हम कहते हैं जी से टी जो है वो कितना टाइम गुजरा, हाफ लाइफ के बराबर। तो फिर हमारे पास एन एन क्या आएगा, वो आ जाएगा एन नॉट बाई 2 आ जाएगा, क्यों नहीं, ऐसे करेंगे ना, एन की जगह यानी टाइम हाफ लाइफ के बराबर गुजरेगा तो एटम्स कितने रह जाएंगे। ये तो बेसिक डेरिवेशन हम पढ़ते रहे, एफएससी पढ़ रहे हैं। तो ये एन नॉट बाई 2 यहाँ पुट करेंगे, एन नॉट बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा एन नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ क्या पुट करेंगे आप टी हाफ, ठीक है। तो फिर एन नॉट से क्या हो गया कैंसल, ये आ गया जी ई रेज़ टू द पावर लैम्डा, इसको मैं टॉ कह देता हूँ, चलो लैम्डा टॉ हमारे पास क्या आ गया 2 के बराबर, और लैम्डा इंटू टॉ आ गया नेचुरल लॉग 2 के बराबर, और हाफ लाइफ हमारे पास आ गई नेचुरल लॉग 2 क्या होता है 0.693 ओवर लैम्डा, क्या है 0.693 ओवर लैम्डा। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है। बेसिकली हम डिके कांस्टेंट निकालते हैं, डिके कांस्टेंट निकालने के बाद हम उसकी हाफ लाइफ को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना यूरेनियम की हाफ लाइफ तो 4.5 साल है, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर्स, 4.5 अरब साल हाफ लाइफ है किसकी, यूरेनियम की। तो इतनी लंबी हाफ लाइफ कैसे, तो हम डिके कांस्टेंट निकाल लेते हैं। डिके कांस्टेंट किस तरह निकल आता है कि अगर हम यहाँ पे देखें लैम्डा आपके पास क्या है, क्यों देखिए लैम्डा को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ द लैम्डा, डेफिनेशन ऑफ द डिके कांस्टेंट। पहले हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम डी टी को क्या रखें, से हम 1 सेकंड रखते हैं बाय यूनिट टाइम, तो इस यहां से क्या आता है लैम्डा क्या आ जाएगा माइनस डी एन ओवर एन आ जाएगा। एक डेफिनेशन ये बन गई। डी एन क्या है डिके, और एन क्या है मतलब उस टाइम पे जो मौजूद है। यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, चेंज को जब आप उस टाइम पे जो मौजूद है उस पे डिवाइड करेंगे तो क्या ये फ्रैक्शनल डिक्रीज आ जाएगी। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज है आपके पास लैम्डा। और दूसरा आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, अगर हम टी को या लैम्डा को पुट करें, if lambda is equal to 1 over t, if lambda is equal to 1 over t, means lambda is the reciprocal of that time,
दैट टाइम जिसमें n ओवर n नॉट, यहां हमने 1/t पुट किया, t तो t से क्या हो गया कैंसिल, e की पावर -1, e नीचे चला गया। when n over n नॉट या n नॉट over n is equal to e, n नॉट over n is equal to e, या आप कह सकते हैं कि n over n नॉट is equal to 1 over e, ये सेकंड है। यानी अगर n over n नॉट वो टाइम, उस टाइम का रेसिप्रोकल ले लें जिसमें n over n नॉट 1 over e बन जाए, तो वो क्या होगा, वो डिके कांस्टेंट होगा। डिके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम फॉर व्हिच द रेशियो n over n नॉट इज इक्वल टू 1 over e। e नंबर है ना, एक नंबर बन जाएगा 1 over e, 1 over 2.71828 पॉइंट क्या बनेगा 60 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेरे ख्याल में 0.60 बन जाता, देख लीजिएगा, नहीं 0.37 क्या बन जाएगा, यानी अब देखिए डेफिनेशन बनती जा रही है ना, किस तरह बनती जा रही है, हम कहेंगे कि जिसमें वो 37% द टाइम रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इन विच n over n नॉट क्या हुआ 37% हो गया, यानी 37% आपके पास बाकी बच गए। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर देखिए इंपॉर्टेंट चीजें एक दो नोट कर ले, अगर मैं कहता हूं कि t जो है ये टाइम गुजरा इसके बराबर n हाफ लाइफ के बराबर, टाइम कितना गुजरा, n हाफ लाइव्स गुजर गई, क्या गुजर गई, अगर n हाफ लाइव्स गुजरी हैं तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या होता है 1/2 रह गया, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी क्या बचा 1/4। तो आप ये कह सकते हैं कि डिकेड फ्रैक्शन, डिकेड फ्रैक्शन क्या होगा 1/2 raised to the power n, क्या ख्याल है, ऐसे आएगा ना। और अनडिकेड देखिए आपने दोनों ही ग्राफ बनाने, एक था एक अभी निकला m इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t, उसका ग्राफ बनाइएगा, फिर आप ग्राफ बनाइएगा किसका, वो जो डिकेड एक तो होगा, बाकी जो बच गए n, और एक क्या है वो जो मैंने बताया अनडिकेड, उसमें n नॉट बाहर था ना, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t ग्राफ बनाएगा। एक ग्राफ नीचे जा रहा होगा, एक किधर जा रहा होगा ऊपर जा रहा होगा। अब ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस 1/2 रेज़ टू द पावर n। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब वो क्वेश्चन आता है आप n फाइंड करेंगे, स्मॉल n, n फाइंड हो गया, मसला हल हो गया। n कैसे फाइंड आउट होगा, n फाइंड आउट होगा किस तरह, या तो देखिए वो कहेगा भी एक एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ इतनी है और इतना टाइम गुजर चुका है, तो एन आसानी से निकल आएगा। एन क्या होगा, उस टाइम को आप क्या करेंगे हाफ लाइफ पे डिवाइड कर देंगे, आगे क्या आ जाएगा कितनी हाफ लाइफ गुजर गई। जैसे एन डिसाइड हुआ अब वो बता सकते हैं भी डिकेड कितने हैं और अनडिकेड कितने। आपने उस फ्रैक्शन को एन नॉट से क्या कर देना, ओरिजिनल से मल्टीप्लाई, अगर उसने ओरिजिनल मैथ दिया हुआ मैथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने ग्राम बच गया। ये जो मैंने लिखा है इसी चीज को, ये फ्रैक्शन है ना, इसी को आप एन नॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी को आप एम नॉट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि शुरू में मैथ कितना था, मैं एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूं।
पहला काम आपने क्या करना है, एन फाइंड आउट करना। अब एन एक तो तरीकाकार ये है कि एन क्या दिया हुआ होगा, गिवन टाइम, जो टाइम लैप्स्ड है वो दिया हुआ, और क्या दिया हुआ। अच्छा, अगर उसने वैसे क्या दिया इतनी हाफ लाइफ गुजर गई तो फिर तो एन क्लियर है, फिर वो बता दिया इतनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद, फिर तो एन बता दिया उसने। अच्छा, एन मालूम करना है आपने, क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो एन एक तो फॉर्मूला ये बना, दूसरा वो ये कह सकता है कि शुरू में जो है वो इतना, मतलब जो डिकेड बता देगा या क्या बताएगा, अनडिकेड बताएगा। अब डिकेड बताएगा से जो भी वो फ्रैक्शन हमें देता है, अगर से वो हमें क्या देता है, डिकेड देता है, क्या देता है। अब डिकेड उसने दे दिया, आपको दे दिया 1/16, क्या दे दिया, आपने फौरन उसको क्या कर लेना, 1/2 यहां से डिसाइड कर लेना कि एन कितना है, 4 है, क्या है। अगर आपको उसने अनडिकेड भी दिया है, क्या दिया, फिर भी जो चीज डिनोमिनेटर के अंदर है आपने उसको 2 की पावर में बना देना, ठीक है ना। यहां क्या आएगा, यहां पे आप देखें ना 2 की पावर एन क्या लें, एलसीएम, ऊपर क्या आएगा, नीचे तो 2 की पावर एन ही है ना। जो उसने दिया, चाहे वो डिकेड दिया है, चाहे वो क्या दिया है, अनडिकेड फ्रैक्शन दी है, आपने जो डिनोमिनेटर के अंदर चीज है उसको 2 की पावर में लिख लेना, एन फाइंड आउट हो जाए। जैसे एन फाइंड आउट हुआ बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाए। समझ आ गई बात। देखिए, फर्ज किया आपके पास, हम कहते हैं जी टाइम, ठीक है, टाइम कितना गुजरा, यहां बना लेते हैं कि डिकेड यानी कि अनडिकेड, अनडिकेड, और यहां बना लेते हैं डिकेड। आओ, काम खराब हो गया, ये मैं उलट कर गया हूं। डिकेड फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, रिमेनिंग है, हैं? नहीं गड़बड़ तो देखे ना, गड़बड़ आलू की आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ अन लगाना है और यहाँ डिकेड लगाना है, इधर से अन हटा देना। फिर उधर हम लोग ने जो डीके निकाली तो उसमें 1 माइनस क्या 1 मतलब n नॉट 1 माइनस लैम्डा, उसको क्या कहा था मैंने, डिकेड कहा था ना, वो है उसको डिकेड डिकेड सही कहा फिर मैंने। ठीक है। हाँ, यहाँ भी डिकेड को 1 माइनस किया ना, वहां मैंने एन नॉट में से माइनस किया था ना, फिर ठीक है, बूढ़ा आदमी ना भूल जाता हूँ। अनडिकेड और डिकेड, अब देखो टाइम गुजरा 1 हाफ लाइफ, कितना गुजरा, तो अनडिकेड कितने होंगे 1/2, डिकेड भी कितने होंगे 1/2, मैं साथ चलो एन नॉट भी कह देता हूं। अब आपकी मर्जी है कि आपने साथ एन नॉट लिखना है, आपकी मर्जी है साथ आप क्या लिखे, एम नॉट लिखे, मैथ्स दिया हुआ तो मैथ्स लिख देंगे। कितनी हाफ लाइफ गुजरी, तो 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद अनडिकेड को मैंने क्या कहा कि आपको 2 की क्या बनानी है पावर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 एन नॉट, और यहाँ 1 - 1/4 ये क्या आ जाएगा 3/4 एन नॉट। तो यहाँ जाकर बोलता जाएगा ना कि ये 4 क्या 2 की पावर 2 है, ये भी 2 की पावर 2 है, तो आपका एन यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ, जिसको स्मॉल एन निकालना आ गया उसको हाफ लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गया। बता दूं, आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने है ना असाइनमेंट के अंदर, आपने फोकस किस पे करना है, स्मॉल एन की को ढूंढना है क्या है, ठीक है, उससे आप सारी चीजें बता सकते हैं। फिर डिकेड कितना है, अनडिकेड कितना है, हर चीज बता देंगे। होना क्या 6, 7, 8, 10 हाफ लाइफ गुजरनी है, इससे ज्यादा गुजारनी नहीं हमने। क्वेश्चन में यही होता है 2, 4 हाफ लाइफ गुजरती है ज्यादा।
अब 3 हाफ लाइफ पे यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओवर एन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा 7 ओवर 8 एन नॉट। क्या ये सिंपल वे याद रख लें। 4 हाफ लाइफ गुजरेगी तो क्या होगा यहाँ पे 1 ओवर 16 एन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा 15 ओवर 16, 1 माइनस करेंगे तो एन नॉट। 5 हाफ लाइफ गुजरेगी तो यहाँ क्या आएगा 1 ओवर 32 एन नॉट, और यहाँ क्या आएगा 31 ओवर 32 एन नॉट। इसी तरह 6 हाफ लाइफ गुजरेंगी, यहाँ क्या आएगा 1 ओवर 64 एन नॉट, और यहाँ क्या आएगा 63 ओवर। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा हो जाता नहीं है। उसने क्वेश्चन दिया कि कोई भी एलिमेंट है, वो क्या रही से मैं कहता हूँ कि 500 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट with half life से वो क्या देंगे चले 400 ईयर कर लें या कोई भी लिख दें यहाँ पे। will remain in a sample after 2000 years। अब ये क्वेश्चन है उसको, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है एन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा 2000 को आप किस पे डिवाइड करोगे 400 पे, यहाँ क्या आएगा 5 आ गया। अब यहां उसने क्या कहा होगा कि रिमेन, या क्या कहेगा कि डिकेड, या डिकेड कहेगा या क्या कहेगा रिमेन कहेगा। यहाँ मैथ दिया होगा या नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए होंगे। अब 5 पता चल गया ना, जैसे 5 पता चला तो वहां देखें 2 चीजें, या तो 1 ओवर 32 है या 31 ओवर 32 है, सिंपल सी बात। अब हमने मैथ निकालना है तो रिमेनिंग, अब जो कि उसने रिमेन्स का है जो बाकी बच रहा है, तो आपने क्या करना है 1 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना है वो 500 ग्राम है। कितना है 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो 500 ओवर 32 ग्राम आ जाएगा। क्या ख्याल है कि जितना भी आएगा, मतलब कि ये अगर हम इसका डेसिमल बनाए यहाँ पे तो ये 50 ओवर 3.2 आएगा। 50 ओवर 3.2, 3 1 are 3 और 3 6 are 18। ऐसे कुछ आ जाएगा 16 ग्राम इक्वल टू 16 ग्राम आ जाएगा वो आंसर, तो वो भी होगा। पर उस वैल्यूज ऐसी होंगी जो आसानी से आ जाए। तो ये कहानी है हमारे पास, ठीक है। चलें टाइम हो गया है तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह इसकी, तो वो आप लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग